नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी G20 में मेहमानों की थाली में दिखेगा पूरे भारत के जायके की। इंडिया की बैठक पर आपने गिनाए कारण कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी बसपा की। बात करेंगे राहुल गांधी पर बीजेपी के पलटवार की। कपिल सिब्बल बोले इंडिया से नहीं, मोदी वर्सेस मोदी के बीच होगी लड़ाई की। संजय राउत बोले इंडिया के डर से सरकार ने घटाए सिलेंडर के दाम की। साथ ही जानेंगे त्रिपुरा के धर्मनगर रेलवे स्टेशन से 6 रोहिंग्या गिरफ्तार की। नोएडा पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ का नकली सप्लीमेंट की। बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ा दी इंडिया गठबंधन की टेंशन की। और आखिर में बात होगी बसपा से निकाले जाने पर पूर्व विधायक इमरान मसूद ने मायावती को दिए धन्यवाद की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली आ रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को होटलों की थाली पूरे भारत का स्वाद मिलेगा। कई महीने से चल रही तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 5 तारा होटलों में ठहरने वाले इन आगंतुकों की यात्रा को यादगार बनाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। नाश्ता और खाने पीने का पूरा विवरण तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें आयुर्वेदिक मसाज देने की भी व्यवस्था की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा विरोधी विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये अभी तक सवाल बना हुआ है। इस बीच आपकी मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्यों विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जनता के मुद्दे उठाते हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। और उसका तर्क है कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है। और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात। बीएसपी चीफ मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर आई खबरों को फेक न्यूज करार दिया है। उन्होंने साफ किया है कि बीएसपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में अकेले ही लड़ेंगी। पार्टी इंडिया या एनडीए किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी। बीएसपी चीफ ने मीडिया को भी भ्रांतियां न फैलाने की सलाह दी है। लद्दाख में कथित चीनी दावे को लेकर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने कर्नाटक जाने से पहले आज सुबह चीनी के नए मैप को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अब इसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी चीनी के साथ साइन किए गए MOU का सार्वजनिक करें। राहुल गांधी जी से एक नागरिक होने के नाते इतनी ही गुजारिश है, जो पार्टी टू पार्टी चीन की CCP पार्टी से समझौता किया, उन्होंने MOU किया, उसको कृपया करके सार्वजनिक कर दें। इसकी वजह यह है कि ऐसी खबरें कई बार आती हैं कि उस समझौते में ही यह लिखा है कि भारत के खिलाफ जासूसी करने का काम कोई करेगा तो राहुल गांधी करेंगे। उसमें यह भी शायद लिखा है कि जब भी भारतीय सेना अपने पराक्रम का परिचय देगी और चीनी सेना को खदेड़ देगी, तो राहुल गांधी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए कहेंगे कि भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई। और उस समझौते में यह भी लिखा हो कि अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, जो कि हर नागरिक के लिए सुरक्षा कवच हैं, जिन्होंने
भारत का डंका पूरे विश्व में बजवाया है, उनको मैं सरेंडर मोदी बुलाऊंगा। और एक सवाल और है, राहुल गांधी जी, आपका ही ट्वीट है, आपने कहा है गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। यह इतिहास गवाह है कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत की भूमि है वो चीन के कब्जे में तब आई जब जवाहरलाल नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। अब पूर्व प्रधानमंत्री को क्या आप गद्दार बुलाएंगे? और एक बात मैं और कह दूं, और बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, यह बात देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही है, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कही है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी कही है, और देश की सेना ने भी कही है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो भारत की 1 इंच भूमि पे कब्जा कर सके। लेकिन राहुल गांधी जी, जो सवाल एमओयू को सार्वजनिक करने के लिए आप बाध्य हैं, यह पूछा गया है, उस पर कृपया उत्तर जरूर दीजिएगा। और अगर आप नहीं देते हैं अगले 24 घंटे में, तो आपकी चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि आपने भारत से, इंडिया से गद्दारी करी है। और दूसरी बात, यह भी हर जगह सार्वजनिक है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में 1 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत ली थी, वो भी चीन से। कृपया करके ये बताइए, जो लद्दाख में बाइक चला रहे थे, महंगी महंगी जैकेट थी, ये उसी रिश्वत के रुपए से ली है क्या? और अगर ये रुपया आपने रिश्वत में लिया तो ये लौटाया भी कि नहीं? और कहीं यही वजह तो नहीं है कि आपके सारे बयान हमारे देश के खिलाफ होते हैं, भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने वाले होते हैं? आज ये बड़ा सवाल हम इस मंच से उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप उत्तर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी बनाम मोदी की लड़ाई होगी। जनता मोदी के 11 साल के काम की आलोचना करेगी। आप भी सुनिए। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस में, वो आज के दिन छपा भी है। अगर उस पर आप गौर से पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है कि 2024 की लड़ाई विल बी मोदी वर्सेस मोदी। क्यों वर्सेस मोदी? क्योंकि जो मोदी जी ने पिछले 11 साल में करके दिखाया है, तो जनता उसकी आलोचना करेगी। जनता को मालूम है कि असलियत में हुआ क्या है। गरीब आदमी तो गरीब होता जा रहा है, ठीक है ना, और महंगाई इतनी ज़्यादा है, मिडिल क्लास को भी ऐसे लग रहा है कि इस महंगाई में हम कैसे अपना जीवन निभाएंगे। और साथ साथ में जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने नहीं आ रहे। और इनके खुद के लोग, भाजपा के लोग भी नाराज़ हैं लेकिन बोलते नहीं। और जो विपक्ष है वो भी आज सोच रहा है कि अगर हम मोदी जी को हराएंगे नहीं तो हो सकता है 2024 के बाद कोई इलेक्शन हो ही ना, संविधान बदला जाए। ये भी एक सोच है लोगों के बीच में। तो मैं समझता हूं कि इस स्थिति में कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लड़ाई होगी वो मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी ने क्या क्या किया वो एक मुद्दा बनेगा। 15 लाख आया या नहीं आया, महंगाई हुई या नहीं हुई, बच्चों को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही, डिजिटल इंडिया कहाँ जा रहा है, अमीर लोग कितने ज़्यादा अमीर हो गए हैं, और जो गैप है अमीरों और गरीबों में वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये मुद्दे देश के सामने आएंगे। महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, जो अराजकता बढ़ रही है,
जो कम्युनल टेंशन बढ़ रही है, जो हिंसा का माहौल बन गया है, जो बच्चे भी उस संदर्भ में भाषण देने लगे हैं और बिना सोच समझ के जो सरकारें हैं वो जो प्रोसेशन हो रहे हैं वीएचपी के और ये इन लोगों के बजरंग दल में, उस पे रोक नहीं लगाई जा रही, कम्युनल एजेंडा बढ़ाया जा रहा है। ये ही मुद्दे होंगे देश के सामने। सर, इस बीच प्यू जो है उसने एक रिसर्च करी है, उस रिसर्च में ये बात सामने आई कि 80% भारतीय जो हैं वो पॉजिटिव व्यू रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। इंटरनेशनली मिक्स रिएक्शन है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत में के बाहर बसे भारतीय हैं उनका व्यू एक अलग है, उसमें अलग दिखाई देता है। 46% जो हैं वो एक अलग व्यू रखते हैं भारत के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, 46% जो है वो, लेकिन 80% भारत के लोग पॉजिटिव व्यू रखते हैं। ये बात उस रिसर्च में सामने आई है, इसको फिर हम कैसे देखें? ये देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, सारा जो मीडिया है वो तो कैप्चर्ड है, तो जो लोग सुनेंगे वही लोग समझेंगे कि ये वास्तविकता है। मैं समझता हूँ कि प्यू रिसर्च है। मुझे मालूम नहीं कि देहात में गए हैं या नहीं, इस बात का मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। लेकिन जो बातें मैंने आपके सामने रखी इससे पहले, उससे साफ जाहिर है कि कोई भी रिसर्च कुछ भी कहे, रियलिटी तो ये है कि मोदी सरकार को इस टाइम 2024 शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सिलेंडर के दाम घटाए जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। राउत ने कहा कि सरकार ने 10 साल तक गरीबों को लूटा और अब उसी लूट में से 200 रुपए मुंह पर फेंके जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि सरकार के इंडिया गठबंधन के डर से ये कदम उठाया है। मैं ममता बनर्जी ने जो कहा है उससे सहमत हूं, देश भी सहमत है। 10 साल तक लूट लिया गरीबों को, मिडिल क्लास की जनता को 10 साल तक लूट लिया मोदी शाह की सरकार ने। सिलेंडर 1100, 1200, 1300, 1400 लूट लिया और आप उसी लूट में से 200 रुपया कम करके हमारे मुंह पर आप फेंक रहे हो, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं लोकसभा। पाकिस्तान में हमसे कम रेट में सीएनजी मिल रहा है और गैस मिल रहा है। तो ये चुनाव का जुमला है और इंडिया अलायंस जिस मजबूती से खड़ी है और खड़ी हो रही है और आगे जा रही है, उसी डर से 200 रुपया कम किया है। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सभी नेता आ रहे हैं, तैयारी पूरी हो गई है। शिवसेना इज द होस्ट ऑफ दैट इंडिया अलायंस मीट, लेकिन कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सब हमारे साथ है। कल आपने देखा होगा ग्रैंड हयात में उद्धव ठाकरे जी के साथ शरद पवार जी, नाना पटोले जी, अशोक चौहान जी और सभी उनके कांग्रेस के नेता भी थे। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो हमारे डेलीगेट्स है पूरे देश से, उनका मुंबई में आना शुरू हो गया है। लालू यादव जी कल मुंबई पहुंच गए हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी आज सुबह लैंड हो गए हैं और होटल पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी 4 बजे आज मुंबई पहुंच रही है और लगभग सभी जो डेलीगेट्स हैं आज रात को या कल सुबह तक पहुंच जाएंगे और उनका पूरा महाराष्ट्र की परंपरा की तरफ से स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री को लेकर 80% अनुकूल दृष्टिकोण देखा गया, प्रधानमंत्री को लेकर 80% दृष्टिकोण देखा गया, अनुकूल दृष्टिकोण, फेवरेबल व्यू देखा गया प्रधानमंत्री को लेकर। किसने किया है सर्वे? बीजेपी ने किया है, बीजेपी का सर्वे है। नीति आयोग और मुंबई के विकास के बारे में पूरे फैसले लेने वाला है, क्या शिवसेना की तरफ से आप? उसका मतलब ये है कि आप महाराष्ट्र सरकार को अपना गुलाम बनाकर रखा। आप मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र की सरकार को कोई ताकत नहीं देना चाहते इस मामले में। मुंबई के विकास की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका की, लेकिन ये जानबूझकर हो रहा है। आप मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं लेने जा रहे हो, डर से कि आप हार रहे हो।
यह आपका तो एक बहुत बड़ा पुराना सपना रहा है कि मुंबई के ऊपर मुंबई एक तो यूनियन टेरिटरी बने या मुंबई कमजोर करे या मुंबई पर महाराष्ट्र की दावेदारी ना रहे। इसीलिए अब एक नया फंडा आपने छोड़ दिया कि मुंबई का विकास नीति आयोग करेगा। क्या जरूरत है? क्या महाराष्ट्र इतना कमजोर है? महाराष्ट्र बाप है मुंबई का। आप मुंबई को महाराष्ट्र से खींचना चाहते हो, अलग करना चाहते हो और इतना कमजोर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र पर बिठाया है। सिर्फ इसीलिए मुंबई के ऊपर केंद्र का कब्जा होना चाहिए। इसलिए आपने शिवसेना को तोड़ा जो मुंबई की संरक्षक रही है। इसलिए आपने उद्धव ठाकरे जी का मुख्यमंत्री पद छीन लिया क्योंकि वो मुंबई का संरक्षक रहा है। ये मुंबई मराठी माणूस की है और रहेगी। और बाला साहब ठाकरे जी ने ये मुंबई का जो निर्माण, शिवसेना का जो निर्माण किया है वो इसलिए किया था कि मुंबई की हमेशा हम रक्षा करते रहेंगे। उत्तरी त्रिपुरा में धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने 6 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी की एक संयुक्त टीम ने जांच के दौरान लोगों के एक समूह की संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया। ये रोहिंग्या बांग्लादेश से गुप्त मार्ग से त्रिपुरा में दाखिल हुए थे और त्रिपुरा से दिल्ली जा रहे थे। देखिए ये वीडियो। 5 জন ফ্যামিলি তারা সম্ভবত লোকাল ট্রেন দিয়ে মনে হয় এসেছে আজকে। আসার পরে তাদের ধর্মনগর প্ল্যাটফর্মের মধ্যে তাদের 6 জনকে পাওয়া গেছে। তাদের প্রাথমিকভাবে তাদের সন্দেহ করা হচ্ছে যে মুভমেন্টটা তাদের স্বাভাবিক নয়। তো আমরা যেহেতু ডাউট লাগছে তো তাদের জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কোথা থেকে আইছেন কি নাম, আসলে তারা কনফেস করলো যে আমরা রোহিঙ্গা, আমরা দিল্লিতে যাব। তো দিল্লিতে এই ট্রেন দিয়ে কেন দিল্লিতে যাবেন? কারণ আমরা গতকালকে রানী কমলাবতী ট্রেনটা আমরা মিস করেছি, ক্যান্সেল হয়েছি, এই জন্য আমরা ট্রেন নিয়েছি। 2017 साल भारत के कौन से एरिया में था? दिल्ली में। क्या काम कर रहे थे? मजदूरी। और ये लोग क्या कर रहे थे? क्या कुछ काम करेगा। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे थे? अभी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली। अभी कहाँ से आया? नोएडा में फेक फूड सप्लीमेंट के एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ये लोग बॉडी वाले लोगों को नकली फूड सप्लीमेंट बेचते थे। नोएडा पुलिस ने एक फैक्ट्री में छापा मारा जहां पुलिस ने 1 करोड़ का नकली सप्लीमेंट बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आगे की जांच जारी है। देखिए, आप अवगत है कि जो मुख्यतः जिम जाते हैं, जो भी जाते हैं जिम में, लड़के लड़कियां, जिम के आसपास भी आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी। उसके अलावा कुछ फूड सप्लीमेंट का एक प्रोडक्ट होता है। तो दावा किया जाता है कि अगर आप जिम जाते हैं, इसका सेवन करते हैं तो और आपके जो है स्वास्थ्य ठीक होगा, मसल्स ठीक होंगी। उस टाइप का फूड सप्लीमेंट जो बनाया जाता है, उसी के बारे में ये 3 लोग पकड़े गए हैं। अब तीनों मूलतः गिरिडीह झारखंड के निवासी हैं। ये नकली फूड सप्लीमेंट बनाने का काम करते थे। पूरा जो इनका बनाने का मटेरियल है, जो पैकिंग मटेरियल है, प्रोडक्ट है, जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब मटेरियल मिला है। इसमें मूल बात यह है कि जो तीनों ये गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं, वर्तमान में नोएडा में रहते थे, ये तीनों लोग, उसमें से एक जो प्रमुख है वो अमित कुमार साव है, दूसरा अजय सिंह है, तीसरा रोशन है। अमित कुमार साव इनमें तीनों में जो है वो मास्टरमाइंड है। ये गुड़गांव की एक जो वास्तविक रूप से फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है, फैक्ट्री है, वहां ये काम करते थे पहले। वहां काम करते करते जब इसका तजुर्बा जो है ज्यादा हो गया, इसको लगने लगा कि अब हम इस कार्य में बड़े निपुण हो गए हैं, बनाना जान गए हैं, उसकी पूरी विधि समझ गए हैं, तब इनके मन में ये महत्वाकांक्षा हुई कि अगर हम इसको अपना सेपरेट काम शुरू करें तो इसमें ज्यादा फायदा हो सकता है। अब समस्या इनके सामने पूंजी की थी। तो पूंजी के लिए जिस आदमी को हम वांटेड कर रहे हैं इसमें, जो मूलतः इनके माल को लेकर के उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और बेचने का प्रबंध करता था, चूंकि ये सिर्फ बनाते थे, प्रोडक्शन का काम इनका था। ये जिस कंपनी का लेबल लगाते थे वो मूलतः कंपनी पुणे की दिखाई गई है, तो उसकी प्रोडक्शन यूनिट गुड़गांव की दिखाई गई है। न तो इसका पुणे से कोई वास्ता है, न गुड़गांव से वास्ता है। ये नोएडा में रहकर के यही नकली तौर पर बनाया जा रहा था।
जो इसमें अवयव डाले जा रहे थे, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको भी लिया गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से नकली तौर से बनाए जा रहे हैं, उसमें क्वालिटी का कोई मानक पूरा किया जा रहा हो, ये संभव ही नहीं है। दावे उसके किए जा रहे हैं बैनर पर। इस संबंध में जो इसका मूल विभाग है, खाद्य औषधि विभाग, उनके भी विशेषज्ञों से हमने वो किया है, उनको शामिल किया है, और इसको परीक्षण के लिए भी हम भेजेंगे। यह निश्चित रूप से मिलावटी भी होगा और जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होगा। प्रथम दृष्टया इससे ये लगता है कि दो काम गलत कर रहे थे। एक तो नकली बना रहे थे, दूसरे मिलावटी पदार्थ बना करके जन स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। लोग इस प्रत्याशा में इसको खरीदते थे कि हम जिम जाकर के अपना स्वास्थ्य बेहतर करेंगे, एक फूड सप्लीमेंट के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में हमको एक एक्स्ट्रा मटेरियल प्राप्त होगा। उसके लिए महंगे दाम पर इसको खरीदना और फिर उसमें नकली पदार्थ का सेवन करके उनके स्वास्थ्य को भी क्षति पहुंच रही होगी। इनके पास से जो सप्लीमेंट है वो करीब जो है 1 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य इसका होगा, जिस हिसाब से पूरा जो मटेरियल से बरामद हुआ है। सारा जो अवयव है वो बरामद हुए हैं। जो मशीन थी जिससे बरामद होते थे, जिससे प्रिंटिंग थी, वो बरामद होते थे। जो पैकेजिंग मटेरियल था वो था, और जो सामान था जिसको भरते थे, वो मटेरियल बना बनाया भी इनसे बरामद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट हो रहे हैं। हालांकि इसकी एकजुटता पर लगातार संशय बना हुआ है। बीजेपी इस पर लगातार हमलावर है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तीसरे मोर्चे की संभावनाओं का जिक्र करते हुए इंडिया गठबंधन के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। इंडिया गठबंधन का क्या बोलेंगे सर? इंडिया हम नहीं है ना उसका हिस्सा, आपको तो पता है, आप इतने ज्ञानी आदमी हैं, क्यों पूछ रहे हैं हमसे आप? सर सोनी उपचुनाव के लिए आए, लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन के हैं कांग्रेस और जेएमएम के, ये लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए, आंसू बीजेपी में। नहीं, ये तो पुराना इनका रिकॉर्ड है, वही गाना बजाते रहते हैं। इतने सीटों पर बीजेपी जीत गई जहां पर हम नहीं लड़े, तो फिर उस पर क्या बोलेंगे? वो मिले हुए थे क्या बीजेपी से? सीएम बोल रहे हैं कि 2019 के बाद एक भी लिंचिंग नहीं हुई है झारखंड में सर। हाँ, हरियाणा में जो हिंसा हुई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैंने मीडिया से पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है कि ये जो घरों को तोड़ा गया, बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों के घर थे, दुकानें थी, उनका मेडिकल शॉप्स थे, ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ड्यू प्रोसेस की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, वो बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए उसको तोड़ दिया। लोगों के पास परमिशन भी है, कागजात भी है। एक घर को तो तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों को पनाह दी थी, उसका घर भी तोड़ दिया। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट हरियाणा की सरकार ने वहां के मुसलमानों को दिया है। और जो लोगों ने उस पहली यात्रा के पहले जो वीडियो जारी किया था, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 2019 के बाद जो है झारखंड में कहीं भी मुसलमानों का लिंचिंग नहीं हुआ, पहले 19 से पहले लिंचिंग होता है। अब आप बोल दीजिए। 15 लिंचिंग हुई है जब से इनकी गवर्नमेंट आई है। टोटल 40 लिंचिंग हुई, जिसमें 23 की मौत हुई है। बस थोड़ा 17 इंजोर्ड हुए। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिला अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निष्कासन पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी ज्वाइनिंग कराई थी। साथ ही पूर्व विधायक ने स्पष्ट किया था कि वह लोकसभा का चुनाव हर हालत में लड़ेंगे। साथी भी यही चाहते हैं। कांग्रेस में जाने या न जाने और भविष्य के कदम को लेकर होने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि साथियों से मशवरा करेंगे, उसी के बाद कोई सवाल लेंगे। साथ ही उन्होंने पार्टी से निकालने के लिए मायावती को धन्यवाद भी कहा है। न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की, घुट के मर जाऊं ये मर्जी है मेरे सैयाद की। तो मैंने गलती क्या की, मेरा गुनाह क्या है? मुझे तो अपने गुनाह का भी नहीं पता चल पाया कि मेरा गुनाह क्या है। मैंने तो पार्टी को बढ़ाने की बात की, मैंने तो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात की। मेरे मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का सबूत मेरे आने के बाद पार्टी को मिले हुए वोटों के अंदर खुद ब खुद परिलक्षित हो रहा है। जहां जहां गया वहां वोटों के अंदर वृद्धि हुई। तो उसके बाद आप मुझे पार्टी से निकाल रहे हो, तो मेरी समझ से तो बाहर है।
तो क्या कुछ कहेंगे आगे आगामी? मैं पार्टी के साथी है, मेरे साथी हैं, बैठ करके निर्णय लेंगे, बात जो भी होगा फैसला करके। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और एक नियत के साथ हम बहुजन समाज पार्टी में आए थे कि शोषितों का, वंचितों का, गरीबों का जो पार्टी के अंदर हित है उसको संरक्षित करेंगे और इस लड़ाई को, इस मूवमेंट को जो बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच का है उसको मजबूत करेंगे। बाबा साहब के संविधान के ऊपर जब देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार बयान जारी कर दे, उसके बाद अगर हम चेताने की बात करें, उसको अनुशासनहीनता मान ली जाए, तो मैं क्या बात कर सकता हूँ? जिलाध्यक्ष का आरोप है कि सदस्यता की रसीदों को लेकर के कुछ और सदस्यता की रसीदें क्या है भाई? आपको पता है मेरी औकात नहीं है कि मैं 5 करोड़ दे दूं। मेरी औकात नहीं है, नहीं दे सकता मैं कहां से दे दूं भाई? नहीं दे सकता मैं। ये बेकार की बातें कर रहे हैं। जो रसीदें आप रसीदें भरकर रख दो कि मैं क्या करूं उनका? भाई मेरी हैसियत होगी उतना ही तो मैं कर सकता हूं। अगली क्या तैयारी? साथियों को बुलाकर मशवरा करूंगा, जो साथी फैसला करेंगे वो फैसला करूंगा। 2024 में बसपा को फिर कहां देख रहे हैं? जैसे कि आप जीरो पर आउट होना है साहब। अगर गठबंधन में नहीं जाएंगे तो जीरो पर आउट होंगे, जीरो पर, लिख लीजिए, जीरो पर। और यही मैंने परसों इंटरव्यू में बोला था। मैंने गलत क्या बोल दिया भाई? मैंने यही तो कहा कि जीरो पर आउट हो जाओगे। इसमें मैंने मिशन मूवमेंट को मजबूत करने की बात की, कोई मिशन मूवमेंट को कमजोर करने की बात थोड़ी ना की। और बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, इसलिए बहन जी के बारे में ना मैं कुछ बोल सकता हूँ ना मैं कुछ कह सकता हूँ। 1,40,000 वोट लेकर मेयर के चुनाव में उसका ठीकरा भी आप पर फोड़ा जा रहा है यहाँ का, क्या कहेंगे? जमानत जब्त होने का ठीकरा किस पर फोड़ेंगे? जो सबकी जमानतें जब्त हुई थी पिछले चुनाव में।